विद्या वॉरियर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है एक टॉपिक, एक तथ्य, हमारे वर्तमान सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर अभी 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने अपना जवाब भी दिया है। आज हम यही समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या, क्या है इसकी संवैधानिक स्थिति, अब तक ये कितनी बार हमारे लोकतंत्र में प्रयुक्त किया जा चुका है, क्या है इसका आधार, यह सब चर्चा हम करेंगे। फिर इसी से मिलता जुलता एक पॉलिटिकल टर्म है विश्वास मत, तो हम अंत में यह भी समझाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो शुरू करते हैं पहले अविश्वास प्रस्ताव से। अविश्वास का मतलब है कि अब सरकार में जो लोकसभा है उसके सदस्यों का विश्वास नहीं रह गया है, और लोकसभा में, आप ध्यान दीजिए मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में सरकार पर्याप्त संख्या बल अब नहीं रखती, पर्याप्त संख्या बल का समर्थन उसे नहीं प्राप्त है, यह अविश्वास। और यही हथियार विपक्ष का लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वह सरकार को नियंत्रित करना चाहती है। इसी हथियार का उपयोग किया गया है, और यह पहली बार नहीं हुआ, भारतीय लोकतंत्र में यह 28वीं बार हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात यह कि एक भी बार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद, हालांकि कई बार तो मतदान प्रक्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी सरकारें गिरी नहीं, एक भी सरकार जाता है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती, और इसकी संवैधानिक स्थिति यह है कि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह लोकसभा की नियमावली में उल्लिखित है, और लोकतंत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नियम प्रणाली अपनाई गई है कि लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, जिसमें सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, जवाब देना पड़ता है अपने कार्यों के लिए, और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उसमें जो सदस्य चुन करके जाते हैं वह जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। तो लोकसभा को अधिक महत्व दिया जाता है, और अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, वहाँ तो कुछ गिरने की कोई व्यवस्था नहीं है, लोकसभा में ही इसे लाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो क्या प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए उसको समझते हैं। कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए उस प्रस्ताव के लिए, तब स्पीकर इन लोकसभा का अध्यक्ष इसे स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। और मज़ेदार बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का हथियार विपक्ष इसलिए लाती है कि इसमें जवाब सरकार के मुखिया को, अर्थात प्रधानमंत्री को ही देना पड़ता है, और जो चर्चा परिचर्चा प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तो मंत्री ही जवाब देते हैं। अब जैसे मणिपुर की ही ताजा तरीन घटना,
इसका जवाब तो वास्तव में गृह मंत्री को देना चाहिए, और प्रश्न जब किया जाएगा इसके बारे में तो गृह मंत्री ही जवाब देंगे। लेकिन अविश्वास मत लाने का विपक्ष का उद्देश्य भी यही था कि प्रधानमंत्री मजबूर हों स्वयं बोलने के लिए। फिलहाल हम अब समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया भारत में कितनी बार अपनाई गई। हालांकि अब सरकार की क्या स्थिति रही इस बार? यही स्थिति हर बार रही कि अविश्वास मत के दौरान, अविश्वास मत का जब प्रस्ताव हुआ और मतदान हुआ तो कोई भी सरकार नहीं गिरी। यह हथियार हमारे यहाँ 28वीं बार विपक्ष द्वारा उपयोग में लाया गया है। सबसे पहले 1963 में आचार्य कृपलानी लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे तो उनके विरुद्ध भी लाया, उनके सरकार के विरुद्ध भी 1964 में लाया गया। 1965 में भी लाल बहादुर शास्त्री को 2 बार 65 में इसका सामना करना पड़ा, और 66 से लेकर के 1966 से 1975 तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको इस दौरान 12 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 1978 में मोरारजी देसाई को इसका सामना करना पड़ा जब वे प्रधानमंत्री थे। फिर 1979 में भी उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार एक मज़ेदार घटना घटी कि अविश्वास प्रस्ताव में मतदान के दौरान सरकार नहीं गिरी, बल्कि इस पर हो रही चर्चा के दौरान ही मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और राजनीति से सदैव के लिए संन्यास ले लिए। 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी को 2 बार, 1982 में 1 बार पुनः अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 87 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनको इसका सामना करना पड़ा। फिर 92 में पीवी नरसिम्हा राव को, 93 में पीवी नरसिम्हा राव को 2 बार इसका सामना करना पड़ा। 2003 में प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। फिर 2018 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका सामना करना पड़ा था। फिर 2023 में भी श्री नरेंद्र मोदी को इसका सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार एक भी बार नहीं गिराई जा सकी थी। तो अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है कि यह किसी भी मतलब कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल विपक्ष यह कहता है कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है, अब इस सदन का विश्वास खो चुकी है सरकार, बस अब बिना आधार के लागू किया जाता। अगर कुछ आधार बता भी दिया जाए, जैसे इस बार बताया गया, तब भी जब उस पर बहस होने लगती है, चर्चा होने लगती है, तो उसी को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं होती, व्यापक चर्चा होती है। अब ध्यान दीजिए, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है विश्वास मत। तो विश्वास मत सरकार द्वारा स्वयं लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष जब यह बताने की कोशिश करता है कि आपके पास अब पर्याप्त संख्या बल आपके समर्थन में नहीं है, तो यह हुआ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। और जब ऐसा माहौल बने सरकार के खिलाफ कि सरकार समर्थन में नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और सरकार अगर विश्वास मत अपना दिखाना चाहे तो यह कहा जाता है विश्वास मत। यह सरकार स्वयं लेकर के आती है। अब तक 3 बार विश्वास मत सिद्ध करने के दौरान सरकारें गिर चुकी हैं। एक 1990 के दौरान वीपी सिंह की सरकार थी, 1997 में जब श्री एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार थी, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये तीनों सरकारें विश्वास मत सिद्ध करने के दौरान गिर गई।